बस्तर और महाराष्ट्र में बीते दिनों एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ जिसमें सैकड़ों नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए। सरकार ने और नक्सलियों ने खुद इसे सरेंडर की जगह पुनर्वास कहा, लेकिन इस बड़े पुनर्वास के दौर के बीच में नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी का एक और बहुत महत्वपूर्ण पत्र सामने आ गया है। कुछ देर पहले ही नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने एक पत्र जारी किया है। ये पत्र तेलुगु में है। जब इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया हमने तो ये पत्र बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि नक्सलियों ने इस पूरे पुनर्वास को लीड करने वाले नक्सलियों के पोलित ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू दादा, जिन्होंने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 61 साथियों के साथ समर्पण किया था। माफ़ी चाहता हूँ, देखिए समर्पण और पुनर्वास शब्द का जो है बार बार उपयोग किया जाएगा यहाँ पर। जब भी मैं समर्पण धोखे से कह दूँ तो आप इसे पुनर्वास ही समझिएगा। तो सोनू दादा का समर्पण और बस्तर में 210 नक्सलियों का पुनर्वास जिसे लीड किया था टक्कापल्ली वासुदेव राव ने, जिसे हम रुपेश दादा के नाम से भी जानते हैं, सतीश के नाम पे भी जानते हैं। नक्सलियों ने इन दोनों नक्सली नेताओं को या पूर्व नक्सली नेताओं को अपनी पार्टी से बाहर कर दिया है। तो ये 16 तारीख को जारी किया हुआ लेटर है। 16 तारीख यानी वही दिन जिस दिन बस्तर देश का सबसे बड़ा ये नक्सली पुनर्वास देख रहा था, जब बस्तर में 210 नक्सलियों ने सतीश दादा के नेतृत्व में अपने हथियार डाल दिए। तो फिलहाल ये जो लेटर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी पहली लाइन जो है उसमें ही बहुत साफ तौर पे लिखा है कि हम सोनू और सतीश गिरोह को पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं। दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर चुके इन दोनों को उचित दंड दिया जाएगा। तो फिलहाल इस लेटर पे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं संजय ठाकुर हूँ, आप विस्तार डिजिटल देख रहे हैं। आमतौर पे रायपुर से मेरे कोई साथी जुड़ते हैं और उनके साथ हम ये चर्चा करते हैं, लेकिन आज क्योंकि बहुत जल्दबाजी मुझे इस वीडियो को करना था, इसलिए मैं खुद ही जो सवाल आपके मन में होंगे उनके जवाब मैं इस लेटर के जरिए दे देता हूँ कि इस लेटर में क्या कुछ है। ये लेटर जारी किया गया है 16 तारीख को। इसमें इस लेटर को जारी किया है नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने। ये नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी का जो भी प्रवक्ता होगा उसका आधिकारिक पद है, जिसका नाम होता है अभय। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि ये पद 15 सालों तक उसी वेणुगोपाल राव के पास रहा या उस सोनू दादा के पास रहा, जिन्होंने गढ़चिरौली में पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। तो फिलहाल क्योंकि वह पुलिस के पास जा चुके हैं, ऐसे में नक्सलियों ने किसी नए व्यक्ति को अपना केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता बना लिया है। तो उसी ने ये लेटर जारी किया है। तो ऐसा माना जा सकता है कि नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी की ओर से आधिकारिक तौर पर इस पत्र में जो कुछ लिखा गया है वो है। अब इसमें सामने जो मुख्य लाइन मैंने आपको पहले बताई, वो पहली लाइन से मैं शुरुआत करता हूँ। हम क्रांतिकारी जनता से आह्वान करते हैं कि सोनू और सतीश, जो क्रांतिकारी गद्दार पार्टी से असंतुष्ट प्रति क्रांतिकारी बन गए हैं और दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं, को उचित दंड दिया जाए। हम सोनू और सतीश गिरोह को पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं। तो यानी कि ये दोनों नक्सली जो हैं, जो अब पुलिस के साथ हैं, जो मुख्यधारा में हैं, इन्हें दंड देने की बात यहाँ पार्टी ने की है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि हम इन दोनों को आधिकारिक तौर पर नक्सल संगठन से, यानी कि सीपीआई माओवादी पार्टी जो है, क्योंकि आज भी नक्सली अपने संगठन को एक पार्टी के तौर पर ही देखते हैं, उन्होंने कहा है कि इस पार्टी से इन्हें आधिकारिक तौर पर अब निष्कासित किया जाता है। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि भले ही इन लोगों ने समर्पण कर दिया हो, लेकिन मैं इसकी मुख्य बातें बताता हूँ, क्योंकि 3 पन्नों का लंबा लेटर है तो बहुत लंबा चले जाएगा। इन्होंने ये लिखा है कि भले ही इन्होंने अपने बहुत सारे साथियों के साथ समर्पण कर दिया हो या पुनर्वास कर लिया हो, इनके इस पुनर्वास से भी नक्सल संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे उनके शब्द नहीं बताता हूँ। सोनू और इसके 61 अनुयायियों का पुलिस के सामने आत्मसमर्पण क्रांतिकारी आंदोलन के लिए गंभीर क्षति है। भले ही सोनू और उसके अनुयायी अभी आत्मसमर्पण कर दें, और अगर विभिन्न स्तरों पर पार्टी समिति के कुछ अन्य सदस्य, पार्टी सदस्य और पीएलजे के सदस्य जो उसके झूठे तर्कों से प्रभावित होकर अपनी जान देने को तैयार नहीं हैं, आत्मसमर्पण कर दें, तो भी यह अस्थायी क्षति है। इन क्षतियों का प्रभाव अपेक्षाकृत दीर्घकालिक हो सकता है। हालांकि अगर सोनू आत्मसमर्पण कर देता है, विभिन्न स्तरों पर पार्टी नेता और पीएलजे कमांडर आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो भी क्रांतिकारी आंदोलन को स्थायी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी नक्सलियों ने साफ किया है कि सीपीआई माओवादी पार्टी जो है उससे, इनके समर्पण से इन्हें क्षति तो हुई है, लेकिन ये अस्थायी है, और जो इनका दीर्घकालिक संघर्ष की जो बात कहते हैं, हथियार में लड़ाई की बात कहते हैं, वो फिलहाल जारी रहेगी। इसमें मुझे 8वें पैराग्राफ की एक बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण लगी, जिसमें उन्होंने
ये साफ तौर पे लिखा है कि उन्होंने नेपाल का जिक्र किया है, क्योंकि नेपाल में हालिया घटनाक्रम हुआ। जेनजी का एक आंदोलन वहाँ बहुत ही फेमस हुआ। वहाँ उन्होंने लिखा है कि नेपाल में हाल के घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि क्रांतिकारी आंदोलन के नेता भले ही दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर दें या अपने हथियार सौंप दें, जनता फिर से क्रांति लाएगी। हालांकि प्रचंड बट्टा राय गिरोह ने उस देश की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सभी हथियार दुश्मन के हवाले कर दिए और क्रांतिकारी विश्वासघात किया। लेकिन लगभग 20 साल बाद ईमानदार क्रांतिकारी ताकतों ने न केवल नेपाल की क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी RCPN का गठन किया, बल्कि हालिया नेपाली जन विद्रोह में भी भाग लिया और दुश्मन के शस्त्रागार से कुछ हथियार भी छीन लिए। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि नक्सल संगठन जो है वो पशुपति से तिरुपति तक फैला हुआ है, यानी पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में है और तिरुपति जो आंध्रा में है। तो नक्सलियों ने एक रेड कॉरिडोर बनाया था। नेपाल में आंदोलन बहुत ज़्यादा ताकतवर था, नक्सली वहाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। एक दौर ये भी आया कि नक्सलियों ने वहाँ अपनी सरकार भी बनाई प्रचंड के नेतृत्व में, लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। उस दौरान नक्सली वहाँ बहुत ताकतवर थे, उनके पास बहुत सारे हथियार थे, लेकिन जैसे ही वो वहाँ के लोकतंत्र में शामिल होते हैं उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए। नक्सलियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इसके बावजूद देखिए वहाँ पर जेनजी द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया और देखिए वहाँ की सरकार का तख्ता पलट वहाँ पे युवाओं ने कर दिया है। तो इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि ऐसा होता है इस आंदोलन के दौरान। दूसरी बात, उसके नीचे उन्होंने लिखा है DKSZC उत्तर सब जोनल ब्यूरो प्रभारी सतीश, जो इस देशद्रोह में सोनू का साथी था, ने 3 SZC M संतु, भास्कर और रनिता सहित 150 अन्य लोगों के साथ अपने हथियार दुश्मन के सामने समर्पित कर दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। सोनू की तरह इन चारों SZCM ने भी पार्टी को विभाजित कर दिया है और पार्टी व क्रांतिकारी लोगों के हथियार दुश्मन के हवाले कर दिए हैं और क्रांतिकारी देशद्रोही पार्टी में विघ्नकारी और प्रति क्रांतिकारी बन गए हैं। हालिया घटनाक्रमों से पता चलता है कि सतीश पिछले कुछ महीनों से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस मंत्री के साथ संबंध बनाकर एक गुप्त एजेंट की तरह काम कर रहा है। यानी उन्होंने अपने एक बहुत पुराने साथी कट्टपल्ली वासुदेव राव जो हैं, जो नक्सल संगठन को मजबूत करने में जिसका बहुत महत्वपूर्ण हाथ है और जिसने ये साफ तौर पे कहा जब वो वापसी करता है, उन्होंने जब हमसे बात की, हमारे साथियों से बात की, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि वो सिर्फ हथियार रख रहे हैं लेकिन जनता के प्रति उनकी जवाबदेही अभी भी है और अभी भी वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे, लेकिन वो अब इस लड़ाई को कानूनी तौर पर जारी रखेंगे। नक्सलियों ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि ये बहुत महीनों से पुलिस और सरकार जो है उसके साथ मिलकर ये पार्टी से गद्दारी कर रहे थे। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि सोनू और सतीश में दशकों से चली आ रही दक्षिणपंथी भावनाएं धीरे धीरे दक्षिणपंथी अवसारवाद में बदल गई है। इसके अलावा ये है कि हम समय रहते इस घटनाक्रम का सही आकलन करने में विफल रहे। यानी नक्सलियों ने ये भी कहा है कि सोनू और सतीश दोनों की ही जो वो काम कर रहे थे वो पार्टी विरोधी था और वो कम्युनिज्म को छोड़ के राइट विंग की तरफ उनका झुकाव जो है वो बढ़ते जा रहा था, लेकिन उसे पार्टी पहचान नहीं पाई और उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप जो है इतनी बड़ी संख्या में वो अपने साथ नक्सलियों को लेकर जंगलों से बाहर आ गए। यह झूठ है कि सोनू और सतीश का गिरोह जो क्रांति के गद्दार बन गए हैं, क्रांतिकारी आंदोलन का सही तरीके से पुनर्निर्माण करेंगे। केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों के नियंत्रण में रहते हुए उनके द्वारा खड़ा किया गया जनसंघर्ष और क्रांतिकारी आंदोलन सरकार द्वारा प्रायोजित जनसंघर्ष और क्रांतिकारी आंदोलन ही रहेंगे। इसलिए हम इन क्रांतिकारी गद्दारों से आह्वान कर रहे हैं कि अगर वे जनसंघर्षों के नाम पर जनता के बीच आते हैं तो उन्हें बाहर निकाल दें। हम उस गिरोह के पार्टी सदस्यों और PLJ सदस्यों से अपील करते हैं कि सोनू और सतीश के क्रांतिकारी विश्वासघात को अभी या भविष्य में समझें और जनता की पार्टी में वापस आएँ। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे लोगों का पार्टी से कोई खतरा नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस पूरे पत्र में लिखी हुई है। उन्होंने ये लिखा है कि सोनू और सतीश ने भले ही पार्टी से गद्दारी की हो, अब उनके लिए वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन उनके साथ, क्योंकि 60 नक्सलियों के साथ सोनू दादा ने गढ़चिरौली में समर्पण किया था और 210 नक्सलियों के साथ सतीश दादा ने बस्तर में हथियार डाले थे। ऐसे में ये कुल 271 नक्सली हैं। इनमें से अगर सोनू और सतीश को अलग कर दिया जाए तो 269 नक्सली जो हैं उनसे अपील की है नक्सलियों ने कि अगर आप अभी भी पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि हम
विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी से कोई खतरा नहीं होगा। यानी अगर वो अब भी जंगलों में लौटते हैं तो जो नक्सल संगठन वहाँ मौजूद है वो इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण लेटर है। इसके आगे और इन्होंने काफ़ी कुछ बातें लिखी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अंतिम लाइन पे लिखी हुई है उसमें उन्होंने लिखा है कि इसलिए हम अस्थायी असफलताओं के बावजूद भी क्रांतिकारी आंदोलन की प्रगति के लिए पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। अंततः विजय जनता की होगी और हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ये भी इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि भले ही सोनू और सतीश दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर दें या कल कोई और आत्मसमर्पण कर दे, हमारी पार्टी दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगी। अब ये पार्टी इन्होंने जिक्र किया है, इसमें एक सवाल जो आम जनता के मन में आ सकता है कि अब ऐसे कौन से नक्सली हैं जो इतने डंके की चोट पे दावा कर रहे हैं, जब हम लगातार इतनी बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि नक्सल संगठन जंगलों से बाहर आके मुख्यधारा में शामिल हो रहा है। तो ऐसे कौन से नक्सली हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि हम लड़ाई जारी रख सकते हैं। साथ ही ये भी कहता है कि हम तो सोनू और सतीश को सजा भी देंगे। दरअसल अभी भी नक्सलियों का जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है, यानी कि नक्सलियों का वो दल जो लड़ाई करता था, जिसके जिम्मे आता है PLGA, जिसके जिम्मे आती है बटालियन नंबर 1, यानी देवजी का जो संगठन है, देवजी जो कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख है, और कुछ दिनों पहले खबर भी आई कि उसे ही नक्सलियों का नया महासचिव बना दिया गया है। उसके नेतृत्व में जो नक्सली हैं, जो खास तौर पे तेलंगाना में हैं और इसके अलावा जो साउथ बस्तर में है, यानी कि सुकमा और बीजापुर का इलाका, जिसे हम नक्सलियों की साउथ बस्तर डिवीज़न कहते हैं, इस इलाके में जो नक्सली सक्रिय हैं, अगर मैं इनके नाम की बात करूं तो यही सक्रिय है हिड़मा जैसा नक्सली, देवा एर्रा जैसे नक्सली। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो वहां जगन और दामोदर जैसे नक्सली हैं जो फिलहाल वहां नक्सल संगठन को चला रहे हैं। तो इन नक्सलियों ने कहा है कि हम अभी भी लड़ाई जारी रखेंगे। इनके पास संख्या भी है क्योंकि इनके पास बटालियन नंबर 1 है, साथ ही इनके पास कुछ बड़े और बहुत अच्छे हथियार हैं क्योंकि यही उनका दल था जो सीधे तौर पे जवानों से सामना करता था। ऐसे में वो नक्सली अभी भी इतने ताकतवर हैं कि लड़ाई जारी रख सकें। यही वजह है कि नक्सलियों ने ये कहा है कि इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे, साथ ही जिन लोगों ने समर्पण किया है उन्हें हम दंड भी देंगे। तो फिलहाल एक ये बहुत महत्वपूर्ण नक्सलियों का लेटर है। फिलहाल ये लेटर पुलिस की और सरकार की चिंता जरूर बढ़ाएगा क्योंकि अभी तक ऐसी उम्मीद की जा रही थी, लगातार दर्शक ये सवाल ही पूछ रहे थे कि आखिर हिड़मा जैसे नक्सली क्या करने वाले हैं। तो अब आप ये मान के चलिए कि हिड़मा जैसे नक्सली अभी भी लड़ाई के मोड में हैं। फिलहाल हिड़मा के तौर पे आधिकारिक तौर पे तो कोई लेटर सामने नहीं आया है, लेकिन जो लेटर आया है ये भी हिड़मा के करीबियों के द्वारा जारी किया गया है। तो ऐसे में ये सभी जो लेटर था इसके मुख्य मुद्दे मैंने आपको बता दिए। हालांकि बड़ा लेटर है, इसे और अध्ययन करने के बाद और पुलिस से बात करने के बाद इसके संबंध में कुछ और जानकारियाँ सामने आ सकती है, तो उसे भी जल्दी आपको विस्तार डिजिटल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएँगे।